हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो बिहार दरोगा का जो एडुटेरिया की बुक से हमारा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे और इसका डिस्कशन भी साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो आप लोग इससे साथ साथ हमारे साथ साथ टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने कितना सही किया। और जिन लोगों को इस प्रैक्टिस सेट का सेट चाहिए होगा, जिन लोगों को ये चाह रहे होंगे कि हम पहले सेट बनाएं फिर वीडियो देखें, तो आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हमारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट दे के बाद में आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बजट से है। बजट से क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 से 22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो पूछ रहा है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है उसके लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो उसके लिए किया गया है 1,41,678। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इस मिशन के मुख्य लक्ष्य पूर्ण मलमूत्र प्रबंधन, अपशिष्ट जल संशोधन करना और कचरा स्रोत पर पृथक्करण है। अब है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी का सदस्य बना है। तो एनडीबी का जो नया सदस्य देश बना है वो यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये तीनों देश जो है एनडीबी का सदस्य देश बना है। और उसके बाद है ये सितंबर 2021 में यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश तीनों शामिल हुआ है और ब्रिक्स के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। अब है गूगल क्लाउड इंडिया ने कहां पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली एनसीआर। गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में शुरू करने की घोषणा की है। पहली क्लाउड क्षेत्र मुंबई में 2017 में खोला गया था। अब है बजट 2021 से 22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है। तो 2021 से 22 में राजस्व घाटा जो अनुमानित है वो है 5.1%। और राजकोषीय अगर पूछा जाए तो 6.8 हो जाएगा राजकोषीय। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो स्थापित किया है वो गुजरात में, भारत जहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए से लागत लगा के इसे स्थापित किया गया है। अब है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है और इस बार मनाया गया है 3 जुलाई को। ठीक है, तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो ये जुलाई माह में जो माह के प्रथम सप्ताह में जो पहला शनिवार आता है उसी दिन मनाया जाता है। तो इस बार वैसा दिन पड़ा था 3 जुलाई को और इसका थीम था रिबिल्ड बेटर टुगेदर। अब है हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है इन स्पेस का नया अध्यक्ष। हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो पहला पराग कैलेंडर चंडीगढ़ सितंबर 2021 में चंडीगढ़ शहर के लिए विकसित किया गया है। और यह कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान करने और संवेदनशील लोगों को जोखिम से बचाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त विभाग के तहत लाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अब 6 विभाग हो गए हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो एनसीए का नया प्रमुख बने हैं अनिल कुंबले।
इसके BBS लक्ष्मण बने हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCB का नया प्रमुख बनाया गया है BVS लक्ष्मण को। और इससे पूर्व इस पद पर राहुल द्रविड़ थे, जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो राहुल द्रविड़ कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच बने हैं। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया? तो 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। और ये एक्सप्रेस लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और इसका निर्माण 22,500 करोड़ खर्च आया है। और यह एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबी है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया है, वो थे, तो वो एक लेखिका थी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया है। और इनके उल्लेखनीय कृति में कौन कौन है? महाभोज, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, ये सब इनकी लिखी हुई पुस्तक है। अब है समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अप्रैल 2021 में जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु समझौता किया है। FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया है, ये भारत और जापान के बीच, और यह जो है मध्य हिंद सागर में आयोजित किया गया है, जापान के मध्य हिंद सागर में। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 67वां है, वहीं पे स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में जो विश्व सैन्य खेल होगा उसका आयोजन कोलंबिया में किया जाएगा, कोलंबिया के बोगोटा में किया जाएगा। तो कहीं कहीं अगर बोगोटा ऑप्शन हो तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, बोगोटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, रोहन आचार्य और बिहान दोनों को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यह सम्मान जो है कैलाश सत्यार्थी द्वारा इन्हें दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैंसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने कैंसर ए हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। और यह तितली का वैज्ञानिक नाम टियोनोपल्पस इम्पर्स है, इम्पर्स। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है? तो मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता के समर्थन में मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है HDFC के द्वारा। निम्न में से कौन सा देश COP28 की मेजबानी 2023 में करेगा? तो इसका सही आंसर है UAE। COP28 की मेजबानी 2023 में UAE में किया जाएगा। वहीं पे COP26 की मेजबानी 2021 में ग्लासगो में किया गया था। 2021 में कहाँ किया गया? ग्लासगो में, ग्लासगो। अब है कि भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और यह उत्तराखंड के रानीखेत में 90 प्रजातियों की घास वाली एक घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो गैर लाभकारी सऊदी अरब को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए। 14 नवंबर 2021 में सऊदी अरब के प्रिंस ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, जिसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, और राजधानी रियाद है। अब है पुस्तक द बैटल ऑफ रेजिंगला के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव। द बैटल ऑफ
रीजेंग ला के लेखक कुलदीप यादव हैं और यह पुस्तक जो है भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। अश्वनी पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो अश्वनी पोर्टल जो है ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और आशा कार्यकर्ताओं को समय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो ये जो आपका ये दिया हुआ है ये मिलान ये गलत हैं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा के सही दिया हुआ है प्रोफेसर गणेशी लाल। बिहार के फागू चौहान हैं और वहीं गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, त्रिपुरा रमेश वैश्य, ये गलत है। अब 26 नंबर क्वेश्चन मैथ से दिया है कि 1000 का 15% भाग 5 × 7 + 40 - 15। तो ये आप लोग बोर्ड मास पे बनाएंगे तो बन जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 235। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 235। अब है कि ए अकेले एक कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है और ए बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24/5। अब है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 3 वर्ष में 3000 रुपये की राशि 3993 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज का वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी, 10% और 20% दो क्रमिक छूट देना है तो एकल छूट देने के बराबर है। तो आप लोग इसको बनाएंगे x + y - xy/100 पे। क्रमिक छूट का ये फॉर्मूला है तो इस पे बन जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28%। आंसर आ जाएगा 28%। अब है कि एक बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और ये काफ़ी उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा बहाकर लाए गए गाद के निक्षेपण से होता है और देश में लगभग 45% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी के पैदावार सर्वाधिक होते हैं? तो कर्नाटक के किस जिले में? तो इसका सही आंसर है कुर्ग जिले में। कर्नाटक के कुर्ग जिले में कॉफ़ी के पैदावार सर्वाधिक होते हैं और कॉफ़ी उत्पादन में और कुछ जिला हैं जैसे हसन हो गया, चिकमंगलूर हो गया, शिमोगा हो गया, ये सब भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो कुर्ग हो जाएगा। अब है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं छोटा करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये गलत है, पूछ रहा है कौन जिसके फलस्वरूप क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देश के दक्षिणी, ये सही हो जाएगा बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और इसी कारण से देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। शिवालिक को बाई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और यह श्रेणी पोतवार बेसिन से होकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का विस्तार जो है वो 3702 वर्ग किलोमीटर तक है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा अगर पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा मरुविदिद है?
तो मरु विद्युत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा करील, ऑप्शन नंबर सी। करील, बबूल, कैक्टस ये सब क्या है, जेरोफाइटा यानी मरु विद्युत का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मूंगफली के उत्पादन में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी आंकड़े जो 2019 से 20 के अनुसार मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है और दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु है। दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी सब है, लेकिन अमरावती नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह जनसंख्या भारत जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान देश में तीसरा है। अब है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाबा अल मंदेव लाल सागर एवं अरब सागर जो हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, और होर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। रंगा राजन समिति का संबंध जो है वो भुगतान संतुलन से है। रंगा राजन समिति भुगतान संतुलन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का जो आंकलन होता है वो किया जाता है आय के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश का कुल जनसंख्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी देश का जो पूंजी निर्माण है वो निर्भर करता है कुल बचत पर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय स्टॉक बाजार का जो भी विनियमन होता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है, और सेबी की स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ पर पहली बार जो जिस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसी के दौरान गरीबी हटाओ कहा गया था। ग्रीन माफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन माफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधे को लगाया जाता है। कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो कार्बन उत्सर्जन करने वाले सूची में जो भारत को स्थान दिया गया वो तीसरा दिया गया है, ऑप्शन सी। पहले और दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे भारत। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बम्पर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई बम्पर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। यह उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, तो भारत में नई वन नीति जो लागू की गई थी वो 1988 में। भारत में वन नीति 1988 में लागू किया गया था, जबकि वनों संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम परितंत्र पूछा जा रहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो बगीचा हो जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल। जबकि तालाब, वन, झील ये सब क्या है, प्रवाल आदि प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आता है। अब है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा की जाती है तो उसे साधारण बहुमत के द्वारा मंजूरी दी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से अगर सलाह लेना है तो आर्टिकल 143 का उसको आर्टिकल 43 में दिया हुआ है, और वहीं पे 134 में दिया हुआ है दांडिक विषयों पर उच्चतम न्यायालय अपीली अधिकारिता, और 141 में दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवध्यकार होना।
और 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है। तो वरीयता अनुक्रम के अनुसार जो पहला स्थान हो जाएगा वो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे प्रथम होते हैं। उसी तरह से केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, और 7वें नंबर पे होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री 7 नंबर पे होते हैं। तो ये है उसका वरीयता क्रम। उसके बाद है किसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि 51वां संशोधन जो हुआ था उसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम के लोकसभा में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। अब है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य पूछा जा रहा है तो पहले कथन पढ़ते हैं। तो कथन दिया है कि यह भारत की देन है, सही है। यह 1962 ईस्वी में जारी है, सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में उपराष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब देख सकते हैं कि अधिकतम पूछा जा रहा है। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो 6 माह हो जाएगा। 6 माह करके 3 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 6 माह। और न्यूनतम 6 साल 3 वर्ष ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है अधिकतम। और वहीं पे अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम में हो जाएगा 6 माह के लिए। उसके बाद वह प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह सामान्यतः लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है। और स्पीकर लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन को मदद करता है। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। अब है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो लाया गया था वो 1919 का जो अधिनियम हुआ था भारत शासन अधिनियम, उसी के द्वारा। और राज्य विधान परिषद कुल सदस्य कितने होते हैं 60। वहीं पे निर्वाचित सदस्य 34 होते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य 144 होते हैं जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को ग्रहित किया गया है। अब है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। जूनागढ़ रियासत को किस मध्य से भारत में मिलाया गया था। तो जनमत संग्रह से। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जबकि हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, वहीं जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र में हस्ताक्षर कराकर मिलाया गया था। अब है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में क्या चीज़ है, सूची के बारे में दिया हुआ है कि 3 अनुसूची हो गए, सबवर्ती सूची, संघ सूची और राज सूची। 9वां जो है वो आपको दिया हुआ है। 8वां आपको पता है कि राजभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजभाषा जो है, राजभाषा यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। भाषा का उल्लेख किस में है, 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इसके बाद है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो वैदिक काल में जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जाता था वो उग्र के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए उग्र।
उसके बाद बाजपति का क्या काम होता था ये बता दें आपको एक बार, कि बाजपति जो होता था वो करता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? बाजपति। वहीं पे अस्पष्ट जो होता था वो जनता की गतिविधियों का देखरेख करता था और गुप्तचर होता था। और रत्नी जो होता था वो सूत्ररथकार एवं कामादी नामक अधिकारियों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और द्वितीय पूछा जा रहा है तो द्वितीय अजीतनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका सही आंसर, अजीतनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। क्या था? हाथी। ये भी प्रतीक चिन्ह याद कर लेंगे। 2 जैन तीर्थंकर में ऋषभदेव एवं अरिस्टोनॉमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिस्टोनॉमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के 6ठा शिलालेख जो है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, जबकि 4था शिलालेख जो है वो भेड़ी धम्मघोष के बारे में घोषणा की गई है और 11वां धम्म की व्याख्या की गई है। वहीं पे 7वां और 8वां जो है शिलालेख वो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन हुआ करता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। और गुप्त काल में म्लान श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता है। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया? तो शुद्ध अरबी सिक्के को इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश द्वारा किया गया कार्य जो था वो कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था, एकता प्रणाली चलाया था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। अब है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का निवासी था, विजयनगर आने वाला। और वहीं पे निकोलस क्वांटी जो था वो इटली का था और नूनीस जो था वो पुर्तगाल का था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया? तो अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त 1562 में किया था। कब? 1562 में। और अकबर के द्वारा जो किया गया था तीर्थ कर को वह 1563 में समाप्त किया था और वहीं पे जजिया कर को 1564 में समाप्त किया। इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया। मजहर की घोषणा 1589 में किया और इलाही संबत 1582 में किया था। अब है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 में हुआ था यह ऑस्ट्रेलियाई के उत्तराधिकारी से प्रभावित था और यह कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पुंडुचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अब है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और 1824 से लेकर 26 के बीच बर्मा युद्ध हुआ था। यह युद्ध की समाप्ति यांडुबू की संधि जो 1826 में हुआ था उसके साथ हुआ और इसी के समय बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है। वहीं 1857 के बारे में बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है और L.E.R. रीज ने कहा था कि धर्म अंधाओं का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही थी 1857 की क्रांति के बारे में। अब है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने दिया था। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले कथन देखा जाए तो कथन में है कि भारत के राजनीतिक गतिरोध करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन देखने में भी बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और मिलान करने वाला जब भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए तो आप लोगों को जो पहले याद रहता है उसे आप लोग पहले मिला लें। तो हमें सबसे पहले कवक के बारे में याद है तो हम पहले उसे मिलाते हैं। तो कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, डी का 4। पहले देखते हैं डी का 4 इसमें दिया हुआ है, फिर इसमें भी दिया हुआ है, तो आप देखते हैं इस दोनों में से कौन होना चाहिए। अब है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पादप जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोबॉटनी कहते हैं। पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुष्पे के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है और फसली पादपों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब है 77 नंबर क्वेश्चन कि RH व्हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो RH व्हिटेकर ने जीवों को 5 वर्ग में वर्गीकृत किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु था। ये 5 वर्ग था। अब है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो बर्फ पे जो पौधा उगता है उसको, शैवाल जो उगता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफाइट। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। जबकि चट्टानों पर उगने वालों को क्या कहा जाता है? लिथोफोसाइट। चट्टानों पर लिथोफोसाइट कहा जाता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठक में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन उपस्थित होता है, 67.70% होता है। वहीं RNA जो होता है वो 0.5% होता है और DNA की मात्रा कुछ होती है, कुछ मात्रा DNA की भी होती है। और फास्फोलिपिड जो होता है वो 25% होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिर फास्फोलिपिड होता है, फिर RNA और सबसे कम जो होता है वो DNA होता है। अब है रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा का होता है और रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा या क्षारीय तरल का प्लाज्मा ही कहलाता है, जो संपूर्ण आयतन की दृष्टि से रक्त का 55% भाग होता है। और प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन तथा शेष भाग हार्मोन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आदि होते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस। और वहीं पे B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, B5 की कमी से चर्म रोग या अनिद्रा होता है और विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया होता है। अब है मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां मानव खोपड़ी में होती है और इसमें 8 अस्थियां परस्पर संयुक्त होकर कपाल का निर्माण करती है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और 14 अस्थियां चेहरे की आधारित संरचना का निर्माण करती है और 6 अस्थियां दोनों कानों के भीतर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो छोटी आंत में, ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये सभी जो है छोटी आंत में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H5OH। अल्कोहल का रासायनिक नाम होता है इथाइल अल्कोहल और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। वहीं कार्बोनिक अम्ल का आपका हो जाएगा C6H5OH और सिरका का हो जाएगा CH3COOH। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो क्यूप्रस लवण के कारण जो होता है वो कांच का रंग लाल होता है। और हरा पीला जो होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण, गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण और पीकॉक नीला क्यूप्रिक लवण के कारण। अब है धूप के चश्मों के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। यह सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का बना होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का बना होता है। यहाँ पे मिलान करना है तो दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सबसे पहले यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है वो नाभिक ईंधन से होता है, तो 1 का 4 हो जाएगा।
इस बी और सी में दोनों में से कोई होगा कि 1 का 4 आपको बी और सी में ही दिख रहा होगा। उसके बाद है कोबाल्ट का समस्थानिक। कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है वो कैंसर का उपचार होता है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। अब है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। तो आवर्त सारणी के जो समूह होते हैं उसमें उत्कृष्ट यानी जिसको नोबेल गैस कहा जाता है या फिर अक्रिय गैस बोल सकते हैं, वो समूह 18 का होता है। ऐसे जब जाते हैं तो 1 2 3 18 ग्रुप होते हैं ना, तो लास्ट वाला जो होता है वो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और उसके अंदर कौन कौन आता है, हीलियम आ जाएगा आपका, आर्गन आ जाएगा, जिनॉन आ जाएगा, नियॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। अब है फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में प्रयोग किया जाता है। अब है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो सिल्वेनाइट गोल्ड का अयस्क है, जबकि रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर सिल्वर का अयस्क है। अब है जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जी जो यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है एक अदिश राशि है, वहीं स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो यहाँ कैपिटल जी दिया हुआ है, तो कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अब है गर्म करने पर किस में सबसे कम वृद्धि होती है। तो गर्म करने पर ठोस में सबसे कम वृद्धि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो भूकंपीय तरंगों में एस तरंगों जो है वो जब मतलब अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। गामा किरण की खोज कौन किया था, हेनरी बैकरेल ने की थी, और इस किरण का वेधन क्षमता अत्यधिक होता है और इसका नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। और पैराबैग्निक किरण का खोज किसने किया था, जोहान रीडर किए थे। और एक्स किरण का डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन और लघु तिरंगों का हेनरी हज किए थे खोज। कभी कभी वैज्ञानिक का नाम भी पूछ दिया जाता है कि उसके खोजकर्ता कौन थे। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब किसी प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले 7 रंगों में ये विभाज्य हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो जब बढ़ता है 7 रंगों में, तो रेड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और वायलेट जो होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो वहीं पे प्रकाश किरण में प्रिज्म से गुजारने पर बैगनी रंग का जो प्रकाश विचलन सर्वाधिक होगा। बैगनी यानी जो जितना नीचे रहेगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो निशांत बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जिसे नूरजहां का भाई आसफ खां के द्वारा बनवाया गया था। निशांत बाग किसने बनवाया था, नूरजहां का भाई आसफ खां ने बनवाया था। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं पे 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। अब है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो कमांडो का मुख्यालय जो है वो गांधीनगर है। वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांडो का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है, जबकि मोन्टेन्स कमांड नागपुर में है, ट्रेनिंग कमांडो बेंगलुरु में है और पश्चिमी कमांडो नई दिल्ली में है, केंद्रीय कमांडो इलाहाबाद में स्थित है। अब है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा नहीं है तो स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना और बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का। इसके बाद 3 प्रैक्टिस सेट और आप लोगों को मिलेगा 3 नहीं 2 ही मिलेगा, 14 और 15।
इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट थे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये दिया हुआ है देश और संसद का नाम। तो आप लोगों को पता है कि नेपाल का जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है, अफगानिस्तान का जो है, जापान का क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा, अफगानिस्तान का आपका हो जाएगा शोरा, और नॉर्वे का हो जाएगा, नॉर्वे का स्टोर्डिंग, और वहीं पे हो गया। तो इस सबका मिलान सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाना चाहिए। देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 3 2 1। तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई हमसे गलती हो गई है तो उसके लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।